सभी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा अष्टमी की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 3 इसका अध्ययन करेंगे। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। पाठ का नाम है बस की यात्रा। ये एक व्यंग विधा है। इस पाठ की जो विधा है या रचना है वो व्यंग है। तो व्यंग क्या होता है? व्यंग एक ऐसी विधा है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति या समाज की बुराई को सीधे शब्दों में नहीं कहकर घुमा फिराकर या ताने के रूप में कहना व्यंग कहलाता है। तो कवि हरिशंकर परसाई जी ने इस विधा को व्यंग के रूप में प्रस्तुत किया है। ये जो पाठ है बस की यात्रा, इसमें यातायात की दुर्व्यवस्था पर कटु व्यंग किया है लेखक ने। तो इस पाठ में क्या होता है कि लेखक एक बार अपने 4 मित्रों के साथ जबलपुर जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए बस से यात्रा करते हैं। बस से यात्रा करने के लिए सभी लोग उनको नहीं जाने के लिए मना करते, मतलब कि इस बस से यात्रा मत करो, क्योंकि बस बिल्कुल खटारा बस थी, टूटी हुई बस थी। तो लोगों को डर था कि कहीं इससे ये घर आए या नहीं भी आए वापस। तो लोगों ने लेखक को इस बस से नहीं जाने की सलाह दी, लेकिन लेखक ने उनकी किसी की भी सलाह नहीं मानी और उस बस से यात्रा शुरू करने का निश्चय किया। तो लेखक को उस बस से यात्रा करते समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसी का वर्णन इस पाठ में दिया है। तो बच्चों आइए पाठ शुरू करने से पहले इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। हाजिर, उपस्थिति, सफ़र, यात्रा, डाकिन, चुड़ैल या डाइन, श्रद्धा, आदर सम्मान का भाव, उमड़, जमा हो जाना, वयोवृद्ध यानी बहुत बूढ़ी या बहुत पुरानी, निशान, चिन्ह, वृद्धावस्था, बुढ़ापा, कष्ट, परेशानी, हिस्सेदार, साझेदार, गजब, आश्चर्य, विश्वसनीय, भरोसे लायक, रंक, गरीब, कूच करना, जाना, निमित्त, कारण, सरक, खिसकना, लुभावने, सुंदर, गोता, डुबकी, इत्तेफाक, संयोग से या अचानक, क्षीण, कमजोर, दयनीय, बेचारी, वृद्धा, बूढ़ी, ग्लानी, खेद, प्राणांत, मरना या प्राणों का अंत हो जाना, बियावान, सुनसान, अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसको अंत्येष्टि बोलते हैं। दौर, जमाना, असहयोग, साथ नहीं देना, भेदभाव, अंतर। तो ये हुए हमारे शब्दार्थ। अब शुरू करते हैं पाठ। बस की यात्रा जो पाठ है ये व्यंग शैली में लिखा गया है, व्यंग विधा है इसकी। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि प्राइवेट कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बस चलाते हैं। वे अधिक पैसा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान जोखिम में डाल देते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। यानी लेखक और उनके मित्रों को एक बार कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ा सतना के लिए। ये मध्य प्रदेश में है। तो उनको जबलपुर की ट्रेन मिला देने वाली एक बस पकड़नी थी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 सुबह काम पर हाजिर होना था, यानी उनको जल्दी थी कि सुबह घर पहुंच जाएंगे और हम 5 मित्रों में से 2 मित्रों को सुबह अपनी काम पर जाना था जहां भी वो काम करते हैं, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लेखक जैसे उस बस से सफ़र करने लगे तो लोगों ने सलाह दी उनको कि शाम वाली बस से सफ़र मत करो, क्योंकि वो बस थी वो बिल्कुल ऐसी थी, खटारा, एकदम टूटी हुई। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लोगों के मना करने पर लेखक ने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं इसलिए रात में सफ़र नहीं करना चाहिए? तो लोग बागों ने कहा नहीं, बस डाकिन है, यानी बस ही खुद डाकिन है, बिल्कुल चुड़ैल है, डायन है। लेखक की इन पंक्तियों में व्यंग छुपा हुआ है कि किसी भी बात को कह देना और बुरा भी नहीं लगना। बस को देखा तो श्रद्धा उमर पड़ी, यानी बस बिल्कुल एकदम जर्जर अवस्था में थी,
एक बुजुर्ग महिला जैसे रहती है वैसी बस लग रही थी। तो लेखक ने कहा कि श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी बुजुर्ग लोगों के प्रति मन में जो भाव प्रकट होते हैं वही बस को देखकर लेखक के मन में हो रहे थे। खूब वयोवृद्ध थी, यानी खूब वृद्धावस्था थी, बिल्कुल बुजुर्ग लग रही थी वो। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी बहुत पुरानी बस थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यहाँ भी इन पंक्तियों में भी व्यंग छुपा हुआ है। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे, यानी जिस कंपनी की बस चल रही थी उस कंपनी का एक जो हिस्सेदार थे, साझेदार था, वो भी उनके लेखक के साथ था। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, क्योंकि बस चलने वाली हालत में लगी नहीं रही थी, बिल्कुल खटारा टूटी हुई बस थी। अपने आप चलती है? हाँ जी। और कैसे चलेगी? कई बस धक्का दे के चलती है, वो बस लग भी ऐसी रही थी कि धक्का दे के चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा करना यानी सोच विचार करने लगे हम। मुहावरा है एक ये। डॉक्टर मित्र ने कहा, यानी लेखक के साथ जो एक मित्र था वो डॉक्टर था। डरो मत चलो, बस अनुभवी है। लेखक का जो डॉक्टर मित्र था वो बोला, बस बहुत अनुभवी है, यानी बहुत पुरानी है, पुराने लोगों को बहुत अनुभव रहता है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी नई नवेली बसों से ज़्यादा अधिक विश्वास पात्र है ये। हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हमें ये बस है बिल्कुल अपने पुत्रों की तरह गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे थे। हमको जो बस में बिठाने आए थे वहाँ के लोग, वो ऐसे देख रहे थे हमको जैसे हम उनसे अंतिम विदा ले रहे थे, क्योंकि बस की हालत देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि हम बचेंगे भी या नहीं उस बस से। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। यानी ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे कह रहे हैं कि आना जाना, यानी जो इस संसार में आया है उसको जाना एक दिन निश्चित है। यहाँ जाने की बात मरने से हो रही है। आया है सो जाए, यानी जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा रंग फकीर, यानी चाहे राजा हो चाहे रंक हो, यानी चाहे राजा हो रंक, यानी बहुत गरीब हो चाहे फकीर हो, आदमी की कूच करने के लिए एक निमित्त होना चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, यानी उस बस को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो स्टार्ट भी हो सकती है। तो लेखक को आश्चर्य हुआ, वो जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, और जैसे इंजन स्टार्ट हुआ ऐसा लगा सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। और हम पूरी बस में बैठे ही हुए थे, तो ऐसा लग रहा था पूरी बस बिल्कुल हिल रही थी। कांच बहुत कम बचे थे, यानी बस बिल्कुल टूटी हुई थी, उसके कांच बहुत कम बच रहे थे, और जो बचे थे उनमें हमें बचना था, यानी जो बच रहे थे वो भी टूट रहे थे आधी आधी खिड़कियों से, तो उनसे हमें अपनी सावधानी रखनी थी। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। हम तुरंत खिड़की से दूर सरक गए क्योंकि उसके कांच टूटे हुए थे। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है, यानी सीट भी बिल्कुल अलग अलग हो रही थी, यानी उस बस का हर पुर्जा अलग अलग हो रहा था। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। गांधी जी का जो असहयोग अवज्ञा आंदोलन था, असहयोग यानी सहयोग नहीं करना, और सविनय यानी विनयपूर्वक, अवज्ञा यानी उल्लंघन करना, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार के दमन और अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करने के लिए जनता द्वारा नमक पर कर लगाने के विरोध में सन 1930 में लागू हुआ था। इसे दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। यानी देशवासियों ने अंग्रेजों की गलत नीतियों का विरोध किया था। जनता ने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, उसे यहाँ बस के लिए आया है। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी किसी का सहयोग नहीं कर रहा था, हर हिस्सा अलग हो रहा था उसका। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी सीट बिल्कुल जो बॉडी थी उसकी बस की पूरी पूरी बस से बिल्कुल सीट अलग हो रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, यानी हर पुर्जा उस बस का अलग अलग हो रहा था। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यानी सब एक में हो गए,
यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई, एकाएक ही अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। यानी जब लेखक उस बस में यात्रा कर रहे थे तो 3 बार वो बस खराब हुई थी। तो अब वो पेट्रोल की टंकी में ही छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद मैं यहाँ लेखक के लिए आया है। अब लेखक उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे, उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, स्टीयरिंग होता है इधर उधर घुमाने का। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने यानी बहुत सुंदर थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक कह रहा है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि उस बस के ना तो ब्रेक थे, ना लाइट थी, कोई से भी बस से वो टकरा सकती है, इसलिए लेखक हर पेड़ को दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता है कि इससे बस टकरा न जाए। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता यानी डुबकी लगाना। एकाएक फिर बस रुकी। यानी मैंने बताया कि बस 3 बार खराब हुई थी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें यानी प्रयास की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कर रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल बस तो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो अपनी तरफ से लगा रहे थे, गलती उनकी थी। यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। यानी बिल्कुल रात थी, चांदनी रात थी, और चांदनी रात के वृक्षों की छाया में वो बस बिल्कुल दयनीय यानी दया करने योग्य लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, जैसे कोई वृद्धा बुजुर्ग महिला रहती है वो थक कर बैठ जाती है, ऐसी बस लग रही थी। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि यानी अपने आप को दुख प्रकट करना, खेद होना कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। हमें दुख हो रहा था कि हम इस बेचारी पर बैठकर आ रहे थे इतनी देर से। अगर इसका प्राणांत हो गया होता तो, प्राणांत यानी प्राणों का अंत हो गया होता तो इस बियाबान यानी सुनसान जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा यानी बस के लिए आया है, और उसकी जो लाइट थी थोड़ी थोड़ी टिमटिमा रही थी, वो भी खत्म होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी। अपनी तो वह उम्र नहीं रही। यानी बस बिल्कुल लाइट ही बिगड़ी हुई थी उसमें। और लेखक ने एक व्यंग किया है कि बस ऐसा लगा बस साइड में खड़ी कर देता था ड्राइवर कि जो भी आगे से निकले या पीछे से निकले, निकल जाओ भाई, रास्ता दे देता था वो। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि टायर फिस करके बैठ गया, यानी टायर था वो पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अब जब टायर निकलेगा तो एकदम बस हिलेगी पूरी। अगर स्पीड में होती तो यानी तेज गति में होती तो उछलकर हम नाले में गिर सकते थे। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक कह रहा है कि मैंने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वे टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेना यानी अपनी जान जोखिम में डालना लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग यानी बलिदान देना। सोचा इस आदमी यहाँ हिस्सेदार साहब के लिए आया है। इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम मर जाते तो देवता बाहें पसारे इंतजार करना भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है स्वागत करना। तो लेखक का कहने का भाव है जैसे यम देवता वहाँ इनके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर बस चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक को लग रहा था कि अब मुश्किल ही बचेंगे। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण यानी
जाना या मर जाना। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से यानी तसल्ली से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो ये हुआ हमारा पाठ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।